हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरा 500 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आज। तीनों सब्जेक्ट्स लेकर, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से मिलकर साइंस में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के आज मैं लाया हूँ 500 क्वेश्चंस के कलेक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान से। लंबा सेशन है तो फिर स्पीड में करेंगे। एक एक क्वेश्चन वन लाइनर में है। चलिए रिवीजन करते हैं। भौतिक विज्ञान से है। पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है जूल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, याद रखेंगे। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फलस का, याद रखेंगे। आगे है क्यूरी। क्यूरी जो है किसकी इकाई का नाम है? तो वो होता है रेडियो एक्टिव धर्मिता की, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो उससे प्राप्त की जाती है द्रव्यमान, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस समय के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के थर्ड लॉ के कारण संभव है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो वे संवेग संरक्षण पर आधारित होती है, याद रखेंगे। संवेग संरक्षण पर आधारित होती है रॉकेट की प्रणाली। आगे क्वेश्चन कहता है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? उसका कारण होता है विश्राम जड़त्व, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो दोस्तों, उसमें गति का पहला नियम लागू होता है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो उसका 1/10 भाग समुद्र से ऊपर होता है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चंस बढ़ेंगे, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? करने की से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। आगे आगे क्वेश्चन कहता है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो वो होता है पास्कल का नियम, याद रखेंगे। पास्कल का नियम स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल से होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से जो क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो वो कारण होती है अपकेंद्रीय बल से, याद रखेंगे। दूध को जब मथा जाता है तो उसमें क्रीम जो निकलती है किस कारण से अलग होती है? वो अपकेंद्रीय बल के कारण से। आगे क्वेश्चन कहता है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों, जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर ऊंची होती है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक में है? तो 1/6 इतना भाग चंद्रमा के नज़दीक में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से वर्षा की बूंदें गोल होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखेंगे, जिससे बूंदें गोल हो जाती है उसी तरह से। अगला क्वेश्चन कहता है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखेंगे, उससे तैरता है। अगला क्वेश्चन कहता है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो उसका संबंधित है प्लवन के नियम से, याद रखेंगे। प्लवन के नियम से आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका प्रतिपादन किया था न्यूटन ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा 1 किलो द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो वो होता है 9.8 न्यूटन, याद रखेंगे, 9.8 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकता है? तो याद रखेंगे 45 डिग्री कोण पर फेंकेंगे तो वो लंबी दूरी तय कर सकती है। अगला क्वेश्चन कहता है 26,
किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? वो होते हैं ब्रह्मगुप्त। याद रखेंगे, न्यूटन से पहले ही बता दिया था ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन कहता है क्रिकेट की गेंद को किस कारण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी जा सके? तो याद रखेंगे वो 45 डिग्री का कोण अगर बन जाएगा तो गेंद दूर तक जाती है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखेंगे रमफोर्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो याद रखेंगे डेवी वैज्ञानिक था जो सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अगला क्वेश्चन कहता है वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो याद रखेंगे बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन कहता है ताप युग में तापमापी यानी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर आधारित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन से पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो होता है स्टीफन के सिद्धांत पर, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन से दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो वह मापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो होता है -40 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो वो 32 डिग्री के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो -37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे, माइनस नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, याद रखेंगे, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, याद रखेंगे, टेम्परेचर हाई होने के कारण। अगला क्वेश्चन कहता है किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे, जब जमने वाला होता है। अगला क्वेश्चन कहता है ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? वो होता है चालन की वजह से, याद रखेंगे, चालन। अगला क्वेश्चन कहता है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? वो होता है संवहन के कारण, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? वो आती है विकिरण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन कहता है ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? वो होते हैं विकिरण के माध्यम से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, वो कौन सी है? वो भी होती है विकिरण की वजह से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? वो कहलाता है संवहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो वो होता है अवरक्त किरण, याद रखेंगे, अवरक्त किरण सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला क्वेश्चन कहता है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो वो होता है ऊपर सफ़ेद नीचे काला, याद रखेंगे, ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई जाती है? याद रखेंगे विकिरण के कारण, याद रखेंगे, विकिरण इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो पानी में होता है, याद रखेंगे, जल में। आगे क्वेश्चन कहता है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे वो घट जाता है। आगे बढ़ते हैं अपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो याद रखेंगे घट जाता है। आगे क्वेश्चन कहते हैं चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट पर चावल पकाने में अधिक समय लगेगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं
किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे वाष्पीकरण कहते हैं, वेपोराइजेशन। आगे क्वेश्चन कहता है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो वो होती है फर्स्ट लॉ से, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी का गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो वो होता है ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? वो होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? वो होती है पिंड के द्रव्य पर। आगे क्वेश्चन कहता है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है, यानी 300 केल्विन के बराबर होता है? तो वो होती है 27 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? वो होती है केवल उच्च तरंग दैर्घ्य। आगे क्वेश्चन कहता है शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो वो होता है साफ मौसम, जो शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन कहता है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वो होता है वाष्पीकरण के कारण से मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो याद रखेंगे गाल्टन ने प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि का तत्व यानी पिच जो साउंड है उसका किस पर निर्भर करता है? वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो वो होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जो कि फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है। आगे जानते हैं लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहती है? तो याद रखेंगे लोहे में, जो सॉलिड जो ठोस पदार्थ रहता है उसमें साउंड की स्पीड बहुत तेज रहती है, यानी लोहे में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या फिर पतली होती है? याद रखेंगे उसकी पिच के कारण, पिच जो उसका तारत्व है उसी वजह से ध्वनि मोटी या फिर पतली नजर आती है, सुनाई देती है, सॉरी। आगे क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो याद रखेंगे हवाई जहाज की उड़ान भरने से ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? याद रखेंगे ध्रुवन में घटित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? याद रखेंगे 1/10 सेकेंड तक रहता है। आगे क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? याद रखेंगे परावर्तन के कारण। आगे क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो वो होता है 56 फीट तक खड़ा रहना चाहिए। आगे कहता है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पर, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या फिर तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? वो होता है डॉपलर प्रभाव के कारण, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? वो होता है अवरक्त तरंग के कारण। आगे क्वेश्चन कहता है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायु की चाल कितनी है? तो याद रखेंगे 664 मीटर पर सेकंड होता है। आगे क्वेश्चन कहता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? याद रखेंगे लोहे में, ठोस में। आगे क्वेश्चन कहता है एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो होता है सोनोग्राफी, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है कौन सी तरंगे शून्य के संचरण नहीं कर सकती है? याद रखेंगे ध्वनि, साउंड में। आगे क्वेश्चन कहता है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सोनार, याद रखेंगे SONAR। आगे क्वेश्चन कहता है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो वो होती है अनुप्रस्थ तरंग, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है? तो वो होता है हाइगन्स के द्वारा, याद रखेंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगन्स के द्वारा प्रस्थापित किया गया है। आगे क्वेश्चन कहता है किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो वो होते हैं ध्रुवन के कारण, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 86 प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे मैक्सवेल ने की थी।
आगे क्वेश्चन कहता है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने दिखाया था। आगे क्वेश्चन कहता है कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण में, याद रखेंगे, पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो वो होता है व्यक्तिकरण का सिद्धांत। आगे क्वेश्चन कहता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो सिर्फ 1 सेकंड लगता है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो याद रखेंगे 8 मिनट, कभी 16 सेकंड, कभी 20 सेकंड, बस इतना ही फर्क रहता है। 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड अगर रहेगा ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कहता है वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, याद रखेंगे। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे क्वेश्चन कहता है सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई नहीं देता है? तो याद रखेंगे उसका कोरोना, जो किरीट है, उसका भाग दिखाई नहीं देता है। आगे क्वेश्चन कहता है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? वो याद रखेंगे अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह प्रतीत होता है। आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे पानी में डुबोई एक छड़ी किस आवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो मुड़ी हुई दिखाई नजर आती है। आगे क्वेश्चन कहता है किसके कारण आकाश नीलाई दिखाई पड़ता है? तो याद रखेंगे स्कैटरिंग यानी प्रकिरणन के कारण वो आकाश नीलाई दिखाई पड़ता है। आगे क्वेश्चन कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आसमान में जो लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्रकिरणन यानी स्कैटरिंग के कारण होता है। वो उस समय लाल रंग का दिखाई देता है जब सूर्यास्त होता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो याद रखेंगे जो बैंगनी कलर का रंग होता है वो बहुत विशेष विक्षेपण अधिक होता है। आगे क्वेश्चन कहता है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? इसका कारण भी परावर्तन है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वो होता है समतल दर्पण यानी कॉन्केव लेंस, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? तो वो होता है बहुलित परिवर्तन या फिर व्यक्तिकरण, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल दर्पण का, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब साइंस के। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो वो होता है परावलयिक दर्पण, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो वो होता है कन्वेक्स मिरर, जो उत्तर दर्पण, जो आगे मिरर बाइक के साइड में जो रखते हैं और पीछे देखने के लिए, इसलिए उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वो होता है वास्तविक, रियल और इनवर्स, मतलब वास्तविक और उल्टा बनता है आंख की रेटिना पर। आगे क्वेश्चन कहता है जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो वो अनंत बनती है, याद रखेंगे। अनंत मतलब इन्फिनाइट, वो कितनी भी बन सकती है। आगे क्वेश्चन कहता है यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण में जो 60 डिग्री कोण पर आनत है और इसके बीच में खड़ा है तो उससे सबसे पहले कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो उसे 5 दिखाई देंगे, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? तो वो होता है समानांतर यानी पैरेलल होता है वो। आगे कहता है डायोप्टर किसकी इकाई है? तो याद रखेंगे लेंस की क्षमता की, जो पावर ऑफ लेंस है उसकी इकाई जो है ऐसा यूनिट वो डायोप्टर है। आगे क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो वो होता है 7 रंगों के, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो वो लाल रंग का अधिकतम होता है। आगे क्वेश्चन कहता है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो उसमें 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। आगे क्वेश्चन है यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो वो होता है काला रंग का दिखाई देगा। आगे 115 नंबर कहता है फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो वो होता है फिल्म जो है वो आंख की रेटिना की तरह काम करता है। आगे कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग में लाया जाता है, याद रखेंगे। आगे मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो वो होती है रेटिना के भाग पर। आगे क्वेश्चन है आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? वो होती है आइरिस, याद रखेंगे।
आगे क्वेश्चन कहता है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो उसकी कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, याद रखेंगे कॉर्निया। आगे क्वेश्चन कहता है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो होती है 25 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। आगे होती है, आगे क्वेश्चन कहता है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो याद रखेंगे अगर वो दूर नहीं देख पाता है यानी उसको निकट दृष्टि दोष है, यानी कि नियर साइटेडनेस, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वो होता है दूरदृष्टि से पीड़ित है, यानी लॉन्ग साइटेडनेस। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो वो आवर्धक लेंस का उपयोग करता है, याद रखेंगे, घड़ी की जो छोटे छोटे कांटे हैं। आगे क्वेश्चन कहता है दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? तो होता है प्रकाश तरंग से प्रभावित होता है। आगे क्वेश्चन से कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो क्रुक्स कांच का। आगे क्वेश्चन से प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो होता है नीला और लाल द्वारा। आगे क्वेश्चन से जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रतितंत्र प्रभावित होते हैं? तो याद रखेंगे केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखेंगे कॉनकेव का लेंस। आगे क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? याद रखेंगे तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। आगे क्वेश्चन है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो याद रखेंगे कांच के बीच से जाते हुए बहुत ही धीमी होती है, न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। आगे क्वेश्चन कहता है किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? याद रखेंगे 21 जून को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। आगे जानेंगे फोटोन किस मूलभूत यूनिट या फिर मात्रा है? तो वो प्रकाश की मात्रा है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो याद रखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो यह होता है सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो वो होता है रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो याद रखेंगे टंगस्टन से बना होता है, जो बिजली का बल्ब होता है, पतली पतली तारों का। आगे क्वेश्चन कहता है ट्यूबलाइट में वह ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो याद रखेंगे 60 से 70% परिवर्तित होता है। आगे क्वेश्चन कहता है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, याद रखेंगे तड़ित चालक का। आगे क्वेश्चन कहता है मानव शरीर जो शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो याद रखेंगे 10⁻⁶ ओम है। आगे क्वेश्चन कहता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, जिससे बिजली आती है। आगे क्वेश्चन कहता है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो याद रखेंगे सिलिकॉन की बनी होती है। आगे क्वेश्चन कहता है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उससे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अर्धचालक कहते हैं, याद रखेंगे अर्धचालक। आगे क्वेश्चन कहता है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किससे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे वायु प्रदूषक करने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे उसे डोमेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो याद रखेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में जाके टिक जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो याद रखेंगे जनयंत्र को बनाने में उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? याद रखेंगे साउथ से लेकर नॉर्थ तक विस्तृत होता है।
अगला क्वेश्चन कहता है जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे 4 होती है। आगे क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा तय किया जाता है? याद रखेंगे यूरेनियम विधि द्वारा तय किया जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? याद रखेंगे मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? याद रखेंगे एक्स किरणें को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है कूलिज नालिका का प्रयोग। याद रखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है साइंस के। आगे क्वेश्चन कहता है परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो याद रखेंगे द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण निकलती है। आगे क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? याद रखेंगे उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। आगे क्वेश्चन कहता है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? याद रखेंगे वो बाहरी सेमीकंडक्टर बन जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? याद रखेंगे यूरेनियम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कृष्ण छिद्र ब्लॉक होल जो है सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखेंगे चंद्रशेखर ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ है जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो याद रखेंगे डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट। आगे क्वेश्चन कहता है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखेंगे राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखेंगे नॉल और रुस्का ने किया था। आगे क्वेश्चन कहता है मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे स्टेथोस्कोप द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे हाइग्रोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक उड़ते हुए चक्की की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो याद रखेंगे स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखेंगे स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रमा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के समान रखा गया था? तो याद रखेंगे एस चंद्रशेखर के समान। अगला क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखेंगे परमाणु को। अगला क्वेश्चन कहता है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखेंगे उच्च तापमान के प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे रिपीट कर रहे क्वेश्चन एक्स किरणें को प्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है क्या? कुलिज नालिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है जीव विज्ञान से यहीं तक। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखेंगे एक्टे और मार्शली ने किया था, मॉशली। अब आगे बढ़ते हैं रसायन विज्ञान से कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्लियर करेंगे आज। रसायन विज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं। क्वेश्चन 1 कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में जैसे कि ठोस, द्रव और गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाया जाता है? तो वो होता है H2O। H2O मतलब पानी, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन कहता है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो याद रखें कनाद ने कहा था। अगला क्वेश्चन परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये बराबर होते हैं। आगे क्वेश्चन कहते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो याद रखेंगे मिलीकन ने किया था। अगला क्वेश्चन रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो याद रखेंगे न्यूक्लियस, परमाणुओं में न्यूक्लियस की मात्रा को परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो याद रखेंगे डी ब्रोगली ने की थी। अगला क्वेश्चन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यानी फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो याद रखेंगे वो परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान या और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? वो रखेंगे न्यूट्रॉन में होता है कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है।
आगे क्वेश्चन कहता है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? याद रखेंगे, अभी रिपीट किया था, 4 होती है। सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो याद रखेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो याद रखेंगे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन से कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो याद रखेंगे 6 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो याद रखेंगे शीशे में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो याद रखेंगे पोलोनियम के नाम पर रखा गया है। आगे यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो याद रखेंगे न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग जो संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के कारण होता है। एक क्वेश्चन छूट गया किस प्रकार की अभिक्रिया को सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? वो होता है विखंडन अभिक्रिया के कारण, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियोएक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है यूरेनियम का। आगे बढ़ते हैं। रक्त कैंसर जो ल्यूकेमिया होता है को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप होता है वो कौन सा होता है? याद रखेंगे कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर 60 होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अवकरण कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? वो होता है सोडियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाली यौगिक कौन सा है? वो होता है F2O। अगला क्वेश्चन अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? याद रखेंगे लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया पर कौन सी गैस निकालते हैं? याद रखेंगे हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? याद रखेंगे 7 से लेकर 7.35 टू 7.45 इतने में एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का pH मान होता है। आगे अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो याद रखेंगे पिछले क्वेश्चन में किया था, डेवी ने किया था। अगला क्वेश्चन वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? याद रखेंगे निम्न दाब और उच्च ताप पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? याद रखेंगे 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या का समान होती है? याद रखेंगे अणु की। अगला क्वेश्चन सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण विधि में Pt उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? याद रखेंगे आर्सेनिक सल्फाइड, वो विष का काम करती है। अगला क्वेश्चन कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन जो कि उसका केमिकल फार्मूला Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? याद रखेंगे CO होता है। अगला क्वेश्चन कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो याद रखेंगे जाइमेज जो होता है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे संस्पर्श प्रक्रम को। अगला क्वेश्चन सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? याद रखेंगे मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? याद रखेंगे ब्यूटेन गैस सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन वाटर गैस किन 2 गैसों का मिश्रण होता है? याद रखेंगे CO + H2 का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिक्सिंग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? याद रखेंगे एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड
बनाता है, याद रखेंगे गंधकाम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस लिए? आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे झाग वाला। अगला क्वेश्चन कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था, याद रखेंगे मेंडलीव ने पर सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया था। अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, याद रखेंगे मूसली ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है किसी एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो है परमाणु संख्या पर यानी एटॉमिक नंबर पर। आगे क्वेश्चन कहता है NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, ये होता है कास्टिक सोडा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा होता है ये NaOH, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है 48 रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है, याद रखेंगे सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो याद रखेंगे कार्नालाइट से किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है एल्यूमिनियम किसमें घुल हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे क्रायोलाइट्स के। अगला क्वेश्चन कहता है ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, याद रखेंगे बुझे हुए जो चूना होता है उसको चूने पर से क्लोरीन मिलाकर। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, याद रखेंगे लोहा होता है। अगला क्वेश्चन लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो याद रखेंगे निकेल को मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ साथ कौन से महत्वपूर्ण धातु के उपयोग में लाई जाती है, याद रखेंगे क्रोमियम को। अगला क्वेश्चन कहता है अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, याद रखेंगे अनिलन जो है वो जंग लगने से रोकने के लिए ये प्रक्रिया बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है, याद रखेंगे फेरिक क्लोराइड को लगाने से। अगला क्वेश्चन है हरा थोथा या फिर हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, याद रखेंगे फेरस सल्फेट का प्रचलित नाम है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है, याद रखेंगे विल्सन की बीमारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन कहता है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जस्ता धातु का निष्कर्षण से मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है, याद रखेंगे जिंक ब्लेड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखेंगे जस्ते के लिए फेमस है, जिंक के लिए। अगला है रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, जिंक फास्फाइड का। अगला क्वेश्चन कहता है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, याद रखेंगे अर्जेंटाइट से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कहता है किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है, याद रखेंगे चांदी के। अगला क्वेश्चन से कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है, याद रखेंगे 75% होता है। अगला क्वेश्चन कहता है सामान्य ट्यूबलाइट जो प्रतिदीप्ति बल्ब है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, याद रखेंगे आर्गन गैस के साथ मरकरी वेपर भरी जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है मरकरी जिसको पारा कहते हैं को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, याद रखेंगे लोहे में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से लिया जाता है, याद रखेंगे गैलेना से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है संचायक बैटरियों में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे शीशे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है, याद रखेंगे टाइटेनियम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है, तो टंगस्टन को लगाया जाता है, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्थित डैगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, याद रखेंगे टंगस्टन के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है, याद रखेंगे गैलियम हाथ में ही पिघल जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, याद रखेंगे जर्मनियम इसका राइट आंसर हो गया जर्मनियम।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे कैडमियम या फिर बोरोन, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन से कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? याद रखेंगे निकेल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन कहता है स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? याद रखेंगे मैंगनीज। आगे क्वेश्चन कहता है किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट को प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन से नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? यूरेनियम करता है। अगला क्वेश्चन कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे यूरेनियम को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कहता है नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराया गया जो परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? याद रखेंगे प्लूटोनियम का किया गया था जब बम गिराया गया था। आगे कहते हैं आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? याद रखेंगे बेरियम मौजूद होने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम लाया जाता है। अगला क्वेश्चन प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? याद रखेंगे उसमें पोटेशियम होता है इसलिए गंध आती है। अगला क्वेश्चन कहता है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो थोरियम होते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? एल्यूमिनियम पाने के लिए उसमें बॉक्साइड अयस्क है। याद रखेंगे फिटकरी जो एलम होता है वह गंदले पानी को किस प्रकार द्वारा स्वच्छ करती है? याद रखेंगे अस्कंदन के द्वारा स्वच्छ कर देती है। अगला क्वेश्चन कहता है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? याद रखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? तो वो धातु होती है नाइक्रोम। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन से स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित होते हैं? तो होते हैं लोहा, क्रोमियम और कार्बन। अगला क्वेश्चन है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो याद रखेंगे आयरन ऑक्साइड का रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम में। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है? प्लूटोनियम का। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विधुतन के फलस्वरूप अनंत क्या बनता है? तो याद रखेंगे सीसा बनता है वो। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विधुतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो सीसा बनता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन पीतल किसके मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? याद रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के। आगे बढ़ते हैं माणिक का लाल रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? याद रखेंगे क्रोमियम ऑक्साइड के। आगे बढ़ते हैं पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? याद रखेंगे बोरेक्स। आगे बढ़ते हैं कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी गहरा रंग होने का गुण धर्म होता है? याद रखेंगे रजत ब्रोमाइड होने के कारण। आगे बढ़ते हैं किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो हाइड्रोजन ही सबसे ज़्यादा उत्पन्न है, आगे उपलब्ध है। आगे क्वेश्चन कहता है सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। याद रखेंगे जल एक सच्चा विलायक है। यह किसके उच्च होने के कारण है? यह होता है जल का प्रावेदुत स्थिरांक के कारण। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? याद रखेंगे 71%। आगे बढ़ते हैं समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो वो होता है आव्सन द्वारा। आगे क्वेश्चन कहता है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो वो होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? याद रखेंगे कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है
भारी मशीनों में स्नेहक जो लुब्रिकेंट्स के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो ये अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब साइंस के, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? याद रखेंगे, CO2 मिलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन सा उपस्थित रहता है? याद रखेंगे, CO2। आगे बढ़ते हैं। गैसों के निम्न समूहों में कौन सा हरित घर प्रभाव होता है, योगदान करता है? याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन का। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? याद रखेंगे, सिलिका होता है। आगे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तारा रखा जाता है? याद रखेंगे, नाइट्रोजन में। आगे क्वेश्चन कहता है, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वो होती है NO गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुएं कोहरे बनने के समय में निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? याद रखेंगे, अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है? याद रखेंगे, लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? याद रखेंगे, ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक वायु समताप मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं? NOx। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? आपके राइट आंसर है ओजोन। ओजोन पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके बचाव का प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अगला क्वेश्चन है, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसे संरचना बनाते हैं? तो याद रखेंगे, 8 परमाणु आपस में जुड़कर। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कहता है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो याद रखेंगे, SO2। अगला क्वेश्चन है, शर्करा और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया में से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे, कार्बन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हैलोजन तत्व जीनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन बनाता है। अगला क्वेश्चन, किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो क्लोरीन का होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे, उसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि जहाज़ों के टायर में घुसाया जाता है। अगला, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद रखेंगे, सभी के सभी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें किससे भरा जाता है? तो आर्गन गैस। याद रखेंगे, आर्गन इसमें भरा जाता है। आगे जानेंगे जीव विज्ञान के क्वेश्चंस। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गए, अब जीव विज्ञान के क्वेश्चंस जानेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, बोटेनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? याद रखेंगे, ग्रीक भाषा से। आगे क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? याद रखेंगे, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? वो आता है पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थितिकरण में लेग हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो याद रखेंगे, ऑक्सीजन का अवशोषण करना है। अगला क्वेश्चन, मृदा में धान के पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो वो होता है एनाबीना। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में रहने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? वो होती है विषाणु वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सजीवी शैवाल मिलता है? वो होता है यूक्लोरेला। अगला क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है सेक्रोमाइसिस का। याद रखेंगे, डबल रोटी के निर्माण में इसी कवक का प्रयोग किया जाता है, सेक्रोमाइसिस का। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले जो लाइकन को क्या कहा जाता है? वो कार्टिकोल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है? तो वो होता है सेक्सिकॉल्स। अगला क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं? वहाँ पर इंडो कार्बन को लाइकन के सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? और याद रखेंगे ब्रायोफाइटा को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर्स में रिपीट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अगला क्वेश्चन कहता है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जो इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? याद रखेंगे एफेड्रा से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके जाती है? याद रखेंगे प्याज की। अगला क्वेश्चन नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? याद रखेंगे उसके गुदेदार पुष्पासन का भाग खाया जाता है। अगला क्वेश्चन किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? वो होता है साइकस का। साइकस का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? याद रखेंगे लाइट की। अगला क्वेश्चन विविपैरस अंकुरण किस में पाया जाता है? वो होता है राइजोफोरा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो वो होता है वनस्पति उत्पाद का। अगला क्वेश्चन ऑयल सीड्स वाली फसल किससे संबंधित होती है? वो होती है क्रूसीफेरी से। अगला क्वेश्चन एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? याद रखेंगे उसके पत्तियों से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? याद रखेंगे उसके तना, उसके जो स्टीम है वही उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है लौंग मसाले में। याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? याद रखेंगे उसका फूल ही खाया जाता है, पुष्पक्रम। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? याद रखेंगे उसके शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन किस फसल में एजोला एनाबेना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे चावल का। अगला क्वेश्चन चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो होता है पाइन से। अगला क्वेश्चन पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो याद रखेंगे 16। अगला क्वेश्चन धान का खैरा रोग या लघुपात रोग किस तत्व की कमी से होता है? याद रखेंगे जिंक की कमी से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फूल गोभी का विट्टेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? याद रखेंगे एमओ की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? याद रखेंगे प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के कारण। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? याद रखेंगे ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन किस पादक हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? याद रखेंगे ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सीन के द्वारा अगला क्वेश्चन है पादप वृद्धि अनुपापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? वो जुड़ा है जेसी बोस का। अगला क्वेश्चन है किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? याद रखेंगे यूकेलिप्टस का। उसको वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। आगे अगला क्वेश्चन है पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? वो क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल की वजह से पेड़ों में हरा रंग दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो वो तो फफूंदी होता है। अगला क्वेश्चन हरित वाली रोग किस फल से संबंधित है? याद रखेंगे बाजरा फल से। अगला क्वेश्चन टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? वो मूंगफली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? याद रखेंगे जस्ता की कमी के कारण होता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? वो होता है हरे शैवाल के कारण। अगला क्वेश्चन फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? वो होती है कैटरपिलर। अगला क्वेश्चन कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? वो होती है फ्लोएम। अगला क्वेश्चन
पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? वो होता है जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो होता है वार्षिक वलयों की गिनती करके। अगला क्वेश्चन कहता है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? याद रखेंगे जाइलम टिश्यू के जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। अगला क्वेश्चन बारबेरा मैक्लीटोंक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? वो होते हैं मक्के के लिए। अगला क्वेश्चन सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? याद रखेंगे कार्नबर्ग को मिला था। अगला क्वेश्चन किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान के आनुवंशिकी कहा गया है? तो वो वाटसन के द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? याद रखेंगे रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कौन सी रचना जंतु कोशिका के वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? याद रखेंगे सेंट्रियोल। आगे अगला क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? याद रखेंगे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? याद रखेंगे भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? याद रखेंगे कोशिका भित्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? याद रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? वो कहलाता है एजिंग। याद रखेंगे एजिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा अंगम प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? वो होता है लवक। अगला क्वेश्चन जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? याद रखेंगे प्रोटोप्लाज्म पुरखिंजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो हक्सले का कथन है। अगला डीएनए के दो हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? याद रखेंगे वाटसन और क्रिक ने इसको डीएनए को प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? याद रखेंगे ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? वो होते हैं हैदराबाद में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? वो होता है रीटर को जाता है। अगला क्वेश्चन मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? याद रखेंगे सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। आगे क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? याद रखेंगे एक जीव से दूसरे के। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र किसके कितने अनुपात में होना चाहिए? तो याद रखेंगे 33.3% में होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? याद रखेंगे कार्बनिक कृषि। अगला क्वेश्चन है भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वो होता है वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन है वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा होता है? वो होता है फाइकोसाइनिन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो वो होता है जैव भूरासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? वो होता है जल विद्युत स्रोत, याद रखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है वो होते हुए विषय है प्राकृतिक संसाधन का। अगला क्वेश्चन कहता है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? वो कहता है पारिस्थितिकीय पदछाप, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? वो होती है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन भोपला दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथाइल आइसोसाइनेट का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? याद रखेंगे सीसा, जो लेड होता है। अगला क्वेश्चन
ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? याद रखेंगे सौर में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, सौर वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो वो अंटार्कटिका के ऊपर में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? याद रखेंगे बहुलक अधिशोषक का। अगला क्वेश्चन, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कहता है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निच्छालक। अगला क्वेश्चन कहता है अब अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो उसमें होता है स्नायु तंत्र का। अगला क्वेश्चन कहता है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है, याद रखेंगे टिश्यू कल्चर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है रक्त में एंटीबॉडी या फिर एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सीरोलॉजी। अगला क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो याद रखेंगे शरीर संरचना और वातावरण से संबंध है। अगला क्वेश्चन हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? याद रखेंगे चिकित्सा विज्ञान में। अगला क्वेश्चन कहता है वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? वो है विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन कहता है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? याद रखेंगे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। आगे कहता है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? याद रखेंगे वाटसन और क्रिक ने किया था। आगे क्वेश्चन कहता है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया है? यानी कि वाटसन के द्वारा। आगे कहते हैं किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? याद रखेंगे रोनाल्ड रोज ने। आगे हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने किया था। आगे क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? याद रखेंगे एपिथेलियमी उत्तक। अगला क्वेश्चन है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो होता है तंत्रिका उत्तक के द्वारा। अगला क्वेश्चन जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका। अगला क्वेश्चन कहता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो किसने दिया था? ये दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन कहता है माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं? तो गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? याद रखेंगे पिता के द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन कहता है एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन कहता है एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र का वर्णांध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 110 नंबर डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे चोर के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन पेचिस या फिर अमीबायोसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो एंटोमीमा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चिपटे कृमियों यानी फ्लैट वॉर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो फ्लैटी हेलमिंथीज के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन टैप वर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो वो होता है प्लेटी हेलमिंथीज। अगला क्वेश्चन गोल्ड क्रीमी या सूत्र क्रीमी को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो याद रखेंगे निमेथेल्मिनीज। अगला क्वेश्चन है फेरिटीमा पोस्थुमा जो निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो केंचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरिटीमा पोस्थुमा। अगला क्वेश्चन कहता है किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? याद रखेंगे डाइटम का। अगला क्वेश्चन कहता है किसी एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो होती है मकड़ी। अगला क्वेश्चन कहता है तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने की मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया को छोड़ने से मच्छरों में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुर यानी फ्लाइंग फॉक्स क्या है? एक चमगादड़ है।
अगला क्वेश्चन कहता है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? याद रखेंगे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन, मुख में दंड यानी स्टार्च मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? वो होता है टाइलिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से। अगला क्वेश्चन कहता है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? वो होती है एंजाइम की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन कहता है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है यानी यकृत करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब धड़कता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा करता है यानी उसकी स्प्लीन। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? याद रखेंगे 80 से लेकर 82% तक। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो याद रखेंगे हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? याद रखेंगे लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल्स किस नाम से जानी जाती है? तो यह इरेथ्रोसाइट से जानी जाती है। इरेथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन रेड ब्लड सेल का। अगला क्वेश्चन कहता है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर राणाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सी किस्म की अधिक होती है? तो वो होती है न्यूट्रोफिल्स होती है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो वो होती है मस्तिष्क की कोशिकाएं में। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? वो मिलता है प्लेजेंटा द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो होता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भाशय में शिशु के बारे में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो होता है बीजांडसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है 142 नंबर गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो होती है ऑक्सीटॉक्सिन लगाई जाती है दूध निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है TSH, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि का एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो वो होती है अग्नाशय, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? वो होती है लैक्टिक एसिड के कारण थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? याद रखेंगे मनुष्य के आंसू में लाइसोसोम होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? याद रखेंगे प्रासरण के कारण। अगला क्वेश्चन है आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म जैसी तुलना की जाती है और रेटिना वैसे ही हमारी आंख देखती है। आगे क्वेश्चन कहता है अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण क्या होता है? वो ग्लूकोज का अवक्षय होता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन K से बनता है रक्त का थक्का। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? याद रखिएगा पोटेशियम जरूरी है। अगला क्वेश्चन कहता है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना % होता है? याद रखेंगे 85% होता है। अगला क्वेश्चन गुर्दा पत्थरी का पता लगाने के लिए किसे प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे CT स्कैन किया जाता है जिससे पथरी पता चलता है।
अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? याद रखेंगे, विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? याद रखेंगे, उसमें कैरोटीन के मौजूद होने से पीला दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो होता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? याद रखेंगे, विटामिन सी निकल जाता है। अगले क्वेश्चन में है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रखेंगे, यकृत बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन है, परजीवी फसल जो ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? वो होती है विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। याद रखेंगे, आज के पूरे 500 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं साइंस के। दोस्तों, ये एलपी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 500 के 500 क्वेश्चन। उम्मीद है साइंस के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।